में बीजेपी की बड़ी बैठक, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे पार्टी मुख्यालय। महासंग्राम की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे, सह प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की बनेगी रणनीति और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महत्वपूर्ण बैठक को लेने जा रहे हैं, जहां पर चुनाव के लिए जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सभी राज्यों में, उन्हें और सह प्रभारी इन सबको इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। बैठक का उद्देश्य साफ है, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से काम करना है, क्या पूरी रूपरेखा होगी, क्या रणनीति होगी, 24 के रण की रणनीति को लेकर मंथन किया जाना है और खाका तैयार किए जाने की बात। अब आप ये देखिए कि महासंग्राम 2024 में बीजेपी एक पुख्ता रणनीति के साथ धरातल पर उतरने की तैयारी में है और इसके लिए बूथ स्तर तक में काम करने के लिए जोरों शोरों से कमर कस चुकी है बीजेपी। प्रत्येक कार्यकर्ता को किस तरीके से रिचार्ज करना है, इसकी जिम्मेदारी आज जो एक पूरा प्लान होगा वो चुनाव प्रभारी सह प्रभारियों को इस बैठक के दौरान बताया जाएगा। तो आज लोकसभा चुनाव की एक पुख्ता रणनीति तैयार हो जाएगी। 24 के रण की रणनीति का मंथन आज होने जा रहा है। 10 बजे से ये बैठक की बात सामने आ रही थी। और चलिए सीधे रुख करेंगे, दिल्ली से संवाददाता पवन गौर जुड़ गए। पवन, महासंग्राम 2024 की तैयारी लगातार बीजेपी की देखी जा रही है और आज सभी राज्यों के प्रभारी सह प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ खास इस बैठक के दौरान और अभी क्या अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए, पिछले हफ्ते ही जो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसके साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना बिगुल फूंक दिया है और लगातार तैयारियों के जो चुनावी की तैयारी जो है उन पर लगातार बीजेपी ने जोर देना शुरू कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब जो है राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की जो बैठक है वो शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बैठक की अगर बात करें तो तमाम जो चुनाव प्रभारी है, जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो महेंद्र सिंह इसमें शामिल हो रहे हैं। उससे पहले महेंद्र सिंह जो है वो मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, वहां से तमाम नेताओं के साथ बैठक करके अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके लेके आए हैं और रिपोर्ट को यहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखेंगे और बताएंगे अब तक जो पार्टी का लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जो काम है वो कितना पूरा हो चुका है, बूथ लेवल तक कितनी बैठक हो चुकी है, अगर क्लस्टर्स की बात करें तो क्लस्टर्स लेवल पर कितनी बैठक हो चुकी है, कहां कहां पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन वो कितने पूरे हो चुके हैं, कितना अधूरा भी उसमें काम रह गया है, कितने बड़े नेताओं के दौरे राज्य में लग चुके हैं और कितने अभी और नेताओं के दौरे अभी होना बाकी है। तो इन सब विषयों को लेकर लगातार एक डिटेल में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रिपोर्ट रखेंगे। उसके बाद में आगामी दिनों में चुनाव की घोषणा से पहले किस तरह से पार्टी उन राज्यों में और जो चुनाव प्रचार है उसको और तेजी से बढ़ाएगी और बड़े नेताओं के किस तरह से दौरे लगाएंगे, अगर बूथ लेवल तक की अगर बैठकों की बात करें तो उसमें और किस तरह से तेजी लेके आएगी, उसको लेकर आज एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद में किस तरह से पार्टी को आक्रामक मोड में चुनाव प्रचार शुरू करना है उसको लेकर अलग से मंथन किया जाएगा। तो ये सब विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की जानी है। लक्ष्य एक ही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए 400 पार, तो इस लक्ष्य को कैसे पाया जाए, उस लक्ष्य को पाने में किस तरह से पूरी एक रणनीति तैयार की जाए, उन सब विषयों को लेकर आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ तनु भी जुड़ गई हैं, तनु वर्मा रायपुर से। तनु, अब देखा जा रहा है कि क्लस्टर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे और प्रत्येक बूथ स्तर तक पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है और आज प्रमुख बैठक दिल्ली में हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी जो है लगातार जारी है। इसके साथ ही बैठकों का दौर भी जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और इसी कड़ी में आज लोकसभा चुनाव को लेकर ही दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर पहली कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है और पहले लिस्ट में 5 लोकसभा सीटों पर नाम जो है वो तय किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में सीएम शाह जो है दिल्ली रवाना होंगे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, दोनों डिप्टी सीएम और
प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जो भी हैं वो भी जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है 11 सीटों में से 9 सीटों में नए चेहरे को जो है मौका दे सकती है। इसके साथ ही 3 से 4 सीटों में महिलाओं को भी जो है मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव के बाद ही तैयारी करना जो है शुरू कर चुकी थी और पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी 9 सदस्यता अभियान चला रही है। क्लस्टर प्रभारी छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी जो है लगातार छत्तीसगढ़ में 11 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। इसके लिए 11 समितियां भी बनाई गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी जो है पूरी तरह से मैदान में उतर गई है और तैयारियों में जुट चुकी है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़े हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल टारगेट सेट है बीजेपी का। मध्य प्रदेश के लिहाज से दिल्ली में होने जा रही बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ बड़े आदेश आएंगे, कुछ बड़े ऐलान भी होने की संभावना बढ़ गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने मिशन 29 का नारा दिया है। अगर वर्तमान में बात करूं तो 28 सीटों पर बीजेपी काबिज है। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है और उस सीट को कैसे भाजपा के पाले में लाया जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। अगर बात करें जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, लेकिन आला कमान की तरफ से साफ ये निर्देश दे दिए गए कि उत्साह में नहीं रहना है। लोकसभा चुनाव के लिए नए सिरे से जुटना है, नई प्लानिंग के साथ जुटना है। हालांकि तमाम जो प्रयास है वो शुरू किए जा चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है प्रत्याशी चयन को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें से 5 सांसद जीतकर आए जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और दूसरे अन्य पदों पर अब काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो 5 लोकसभा सीटें जो खाली हुई है उन पर प्रत्याशी चयन सबसे पहले किया जाना है और उन पर कई लोग अपनी दावेदारी भी दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आधी सीटों पर टिकट जो है वो बदले जा सकते हैं, तो ऐसे में कौन कौन से वो संभावित चेहरे होंगे, क्या वापस से जो विधायक बन चुके उनको रिपीट किया जाना है या जो दूसरे अन्य विधायक है वो भी दावेदारी जता रहे हैं, क्या उनको लेके जाना है या संगठन नए चेहरों को आगे कर सकता है। तो इस सब को लेकर आज महत्वपूर्ण मंथन होना है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से चुनाव अभियान अब शुरू होने वाले हैं उसको किस तरीके से गति देनी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर आने वाले हैं। वह क्लस्टर प्रभारियों की बैठक करेंगे, उसके अलावा खजुराहो में एक बैठक को आयोजित करेंगे, भोपाल में भी वो रहेंगे। तो सभी तैयारियां जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है और उसकी माइक्रो प्लानिंग आज की जाएगी। उसमें रोड मैप तैयार किया जाएगा कि मध्य प्रदेश सहित देश में किस तरीके से बीजेपी को आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज होने जा रही बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है ये भी देखना होगा। और चलिए अगली खबर शुरू करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा की एमपी में लगातार तैयारियां हो रही। जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का दौरा, गुना, शिवपुरी और कोलारस का दौरा करेंगे। यात्रा को लेकर नेताओं संग रणनीति भी बनाई जाएगी। अब चूंकि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा को लेकर जीतू पटवारी की अहम जिम्मेदारी है कि किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में भी बेहतरी लाई जा सके, क्योंकि पब्लिक मीटिंग एक तरीके से रहती है राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के दौरान और लोगों से सीधे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और आज जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का दौरा होगा और गुना, शिवपुरी, कोलारस का दौरा होगा, जहां पर यात्रा को लेकर नेताओं के साथ रणनीति बनाई जाएगी। महासंग्राम 2024 की तैयारी में राहुल गांधी निकल पड़े हैं न्याय यात्रा लेकर और ये यात्रा मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों से होकर निकलने वाली है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल चुकी है और अब मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। जानकारी ये कि तमाम नेताओं की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यात्रा को लेकर बन गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। उस यात्रा को सफल बनाने के लिए समितियां बनाई गई हैं, अलग अलग नेता को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार लगातार उन इलाकों का दौरा करने में जुटे हुए हैं जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरने वाली है। यह यात्रा 2 मार्च को मुरैना, राजस्थान के धौलपुर से मुरैना में प्रवेश करेगी। मुरैना में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। उसके बाद ग्वालियर में एक रैली है, बदरवास में एक रैली होगी। उसके बाद राघवगढ़ में रात्रि विश्राम होगा। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर होते हुए राजगढ़, राजगढ़ के बाद रतलाम, झाबुआ होते यात्रा आगे बढ़ेगी। एक दिन उज्जैन में भी।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। देखिए, शुरू होने जा रही है जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में आज 11 राज्यों की 11 पैक्स में भारत में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ साथ 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदाम निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूं, कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें इन गोदामों का। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदामों का लोकार्पण। 11 राज्यों की 11 पैक्स में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण हेतु गोदामों सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें पूब बोंगशोर प्राथमिक सहकारी समिति कामरूप असम, चंद्रनगर समूह सेवा सहकारी मंडली अहमदाबाद गुजरात, एकंबा प्राथमिक कृषि समिति बीदर कर्नाटक, परसवाड़ा सहकारी समिति बालाघाट मध्य प्रदेश, नेरपिंगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अमरावती महाराष्ट्र, घमोड़वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति श्री गंगानगर राजस्थान, कोटवा पांडे ग्रामीण सहकारी समिति मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सहसपुर किसान सेवा सहकारी समिति देहरादून उत्तराखंड, गंभीरोपेट प्राथमिक कृषि ऋण समिति राजन्ना सिरिसिला तेलंगाना, खिलपाड़ा प्राथमिक कृषि ऋण समिति गोमती त्रिपुरा तथा सिला मराथुपट्टी प्राथमिक कृषि ऋण समिति तेनी तमिलनाडु शामिल है। पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयां, कस्टम हायरिंग केंद्र आदि की सुविधा किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दिलाने में मददगार साबित होंगे और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदाम निर्माण का शिलान्यास। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 500 पैक्स में गोदामों सहित विभिन्न अन्य प्रकार की कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 200 पैक्स में एनबीसीसी तथा 300 पैक्स में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ द्वारा इन अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो सभी पैक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पैक्स स्तर पर पर्याप्त अन्न भंडारण क्षमता के निर्माण से फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे किसान बेहतर कीमतें अर्जित कर सकेंगे। और देवी सज्जनों, अब हम सभी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को, उनकी अंतर्दृष्टि और हम सभी के लिए दिशा निर्देश के इच्छुक हैं। तो आप सभी की पुनः करतल ध्वनि के बीच में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ हमें संबोधित करने के लिए। आमंत्रित हैं उनके मार्गदर्शन के लिए। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह, कैबिनेट में मेरे साथी अर्जुन मुंडा, श्रीमान पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सहकारी समितियों के पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं।
खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अब इसी सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। ये सभी काम देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया विस्तार देंगे, कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। मैं आप सभी को इन महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने वाले कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सहकारिता भारत के लिए बहुत प्राचीन व्यवस्था है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं, थोड़े थोड़े संसाधन भी सब साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उनसे बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकार की यही स्वतंत्र स्वतः स्फूर्त व्यवस्था काम करती रही है। सहकार ही हमारे आत्मनिर्भर समाज का आधार हुआ करती थी। सहकारिता केवल व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता की ये स्पिरिट कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओ का
विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल।